मैंने अपना करियर पीआर में शुरू किया था और समवेयर वो मुझे चैलेंजिंग इनफ लगा नहीं था. सो आई स्विच्ड फ्रॉम पीआर टू इवेंट्स. एवरीबडी अराउंड मी इज जस्ट रनिंग समवेयर और सबको कुछ ना कुछ चाहिए और खुश नहीं है. और वहीं से थॉट था कि कुछ और करना है. मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, जिद्दी थी, रिजिड थी एंड स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि मेरी जो गट थी, जो मेरे इंट्यूशंस थी, वो एक्चुअली दे मेंट समथिंग. बहुत सारे लोग बहुत दरवाजे खटखटाते हैं और बहुत बारी होता है कि जेन्युइन एडवाइस और जेन्युइन हेल्प नहीं मिलती है. एंड उस चीज ने मुझे पुश किया टू एक्चुअली लर्न इट प्रोफेशनली विद सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग. और कई बारी कार्ड्स भी पोल्यूट हो जाते हैं ना. एंड माई ओनली थॉट एंड आई एक्चुअली वांट टू टेल, लोगों का लक बदलेगा इस साल. There will be ups and downs, but majorly लोगों का लक बदलेगा. क्योंकि बहुत लोग होता है ना कि जब चेंज आता है तो वो फियर से और चेंज इटसेल्फ से रेजिस्ट करते हैं. Why would somebody even ask कि किसका कब डेथ होने वाला है? उसके लिए माइंड रीडर के पास जाना पड़ेगा. सॉरी. उन्होंने एक ही चीज बोली थी, बहुत कम लोग होते हैं जो राइट नॉलेज और इंटेंट के साथ करते हैं. एंड आई will guide. Only thing you need to do is कि अपने पंख निकाल. Welcome back to Behind the Hustle. 2026 is already knocking on the door और हम सब जानना चाहते हैं कि ये साल हमारे लिए कैसा होगा. तो आज Behind the Hustle पे हमारे साथ हैं तमन्ना गुलाटी. She's an occult science expert specializing into tarot, crystals and much more. तो चलते हैं रियल कॉन्वर्सेशन में और जानते हैं a little more about tarot and other things and how this year is going to be for us. Welcome to Behind the Hustle, Tamanna. Hi. And thank you so much for agreeing to be here. My pleasure. So हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से. Let's understand कि टैरो और ऑकल्ट साइंस के पहले who was तमन्ना? हाँ, टैरो ऑकल्ट साइंस से पहले अब तो लगता है कि बहुत टाइम हो गया है. मैंने अपना करियर पीआर में शुरू किया था और समवेयर वो मुझे चैलेंजिंग इनफ लगा नहीं था. सो आई स्विच्ड फ्रॉम पीआर टू इवेंट्स एंड इन अर्ली 2000 इवेंट्स यस थोड़ा चैलेंजिंग था. लेट नाइट्स थे, ट्रैवल था. सो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग लगा एंड आई हैव स्पेंट गुड ऑलमोस्ट 12 years इन इवेंट्स. Wow. एंड उसके बीच में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी की है विद माय इवेंट्स. एंड समवेयर आई बिल्ट दैट बिजनेस आल्सो इन मल्टीपल सिटीज एंड कंट्रीज. बस टैरो से पहले अगर बोलूं कि जो जर्नी थी वो बहुत मेहनत वाली थी, जहाँ पे मैंने 18-20 घंटे काम किया है. एंड समवेयर गोइंग डाउन दैट जर्नी मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती थी कि everybody around me is just running somewhere. और सबको कुछ ना कुछ चाहिए और खुश नहीं है. और वहीं से थॉट था कि कुछ और करना है. एक वो चीज तो हमेशा से थी मेरे अंदर कि कुछ और करना है, कुछ और करना है, बट ये पता नहीं था कि क्या करना है. एंड एक्सीडेंटली बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होती गई मेरी लाइफ में, जिससे अपने आप पाथ बनता गया और आज मैं यहाँ हूँ. जब आप पीछे देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि there were already patterns that were telling you कि this is where you have to go? So I'll start with a story. जब मैं छोटी थी, काफी even before teenage years, एंगर इश्यू थे, जिद्दी थी मैं. आई नो जो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे मेरे, जो आज मुझे जानते हैं वो यही सोचेंगे. बट हाँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, जिद्दी थी, रिजिड थी. एंड बहुत बारी माई मॉम यूज्ड टू थिंक. एंड मेरी मासी हैं वाज बोर्न क्लेयरवॉयंट. एंड अपेरेंटली हमारी फैमिली में हर एक जनरेशन में एक पर्सन है जो ओकल्ट साइंसेस की तरफ नेचुरली गया है. सो वो हमेशा मेरी मासी से पूछती रहती थी कि इस लड़की का मैं क्या करूंगी. एंड ऑब्वियसली टीनेज इयर्स जब आए तो मैं ज्यादा रेबेलियस भी बन चुकी थी. ठाना है जो वो करना है, नहीं जो ठाना है वो करना है, एटीट्यूड तो अभी भी है, बट उस वक्त ज्यादा था.
एंड मेरी मासी सिर्फ एक चीज बोलती थी, वेट एंड वॉच कि ये बड़े होते होते कहाँ जाएगी, इसका पाथ ही अलग है, 50 होते होते ये संन्यास ले लेगी. शी यूज्ड टू एक्चुअली जोक. एंड वैसे मुझे नहीं लगता मैं संन्यास लेने वाली हूँ, बट what she meant was कि my path is very different. बिकॉज कई बार होता था मैं कुछ ऐसी चीजें बोलती थी या कुछ चीजें फील करती थी जो अगर मैं लोगों को बोलूँ तो वो समझते नहीं थे. एंड आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट विद माय मासी एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मम्मा कि रिलैक्स करो. जब मैं बड़ी हुई अर्ली 20s में भी अभी भी मैं अपने आप से पूछती थी, सेवी मैं इतनी वाइल्ड पर्सनालिटी हूँ, मतलब आउट गोइंग हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं ओकल्ट साइंसेस या स्पिरिचुअलिटी की तरफ होंगी. बट कुछ चीजें ऐसी हुई लाइफ में जिसने टर्न लिया एंड आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि मेरी जो गट फील, जो मेरे इंट्यूशंस थी, वो एक्चुअली दे मेंट समथिंग. पहले मैं इग्नोर करती थी, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. सो साइंस और पैटर्न तो हमेशा से थे. आई मीन देयर हैज बीन इंसिडेंसेस वेयर मिडल ऑफ द नाइट आई हैव फेल्ट प्रेजेंस. या एंड आई वाज इन माय अर्ली 20s एंड उस वक्त फ्रेंड्स को बताओ या घर वालों को बताओ, वो सोचते पता नहीं क्या बात कर रही है. बट माय मासी अंडरस्टूड कि मैं क्या बात कर रही हूँ. डर नहीं लगता था, मुझे डर नहीं लगा. आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस, आई वॉज ऑलवेज कि जानना है और समझना है. वो एक कीड़ा हमेशा से आई थिंक मेरे अंदर था. मतलब क्योंकि दैट वाज लाइक, अगर मैं बोलूँ तो इट वाज वेरी यंग टू सी. या वेरी यंग, वेरी यंग. उस वक्त इनिशियली आई वुड से हाँ मुझे डर लगा था, क्योंकि जब ये हुआ था बीच रात को एंड आई फेल्ट समथिंग, आई वाज व्हाट 21 22 years old. एंड मेरा बेडरूम ऊपर होता था, मॉम डैड का नीचे होता था. मैं भाग के उनके रूम में उस वक्त आ गई थी बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट डर तो लगा था. बट नेक्स्ट डे जब मैंने रिकैप किया कि व्हाट डिड आई फील, तो समझा, मासी से बात की, देन आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इट. राइट. सो इसको आपका पहला मोमेंट बोलेंगे ऑकल्ट का अननोइंगली, या इसके बाद कोई और? और मैं बोलूंगी ये एक पहला मोमेंट था एक्सपीरियंस का, वेयर आई एक्सपीरियंस्ड एनर्जी. ओके. एंड ओकल्ट से इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बोला बचपने से ही था. माय मासी वी आर वेरी क्लोज टू एंड आई यूज्ड टू सी हर हीलिंग. आई मीन वो अर्ली 90s में प्राणिक हीलिंग करती थी जब वो इंडिया में आया ही था. शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु वाज ट्रेन्ड बाय मास्टर हिमसेल्फ. सो बचपन से हम देखते आ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये नया है हमारे लिए. पर जब मैंने खुद जानना शुरू किया, सीखना शुरू किया, दैट वाज इन 2007 एंड वो इंट्रोडक्शन हुई थी मेरी विद द मूवी सीक्रेट. ओके. एंड मैनिफेस्टेशन. एंड उसी के बाद मतलब कि नेक्स्ट ईयर ओनली ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ एंड वी ऑल मैनिफेस्टेड टुगेदर कि एक एंजल हीलर है यूके की, कि वो इंडिया आए एंड शी शुड डू अ पर्सनल सेशन विद माय मॉम एंड दैट हैपेंड. She actually came to our house. We did a personal session with her और वहीं से मेरे learning की भी journey शुरू हुई है. I learned my angel card reading and angel healing from her only in 2008. And then 2010 में मैं खुद गई किसी के पास अपना टैरो रीडिंग कराने और काफ़ी क्यूरोसिटी हो गई कि ये तो सीखना है. एंड आई लर्नड उसी के कुछ साल के अंदर आई लर्नड. बट वो होता है ना कि आप सीख तो लेते हो बट जब अपने पे बात आती है तो आप करते नहीं हो शुरू में. एंड
my dad started getting unwell. And उस वक्त लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाती है that you want to knock every door. We went to every possible healer, tarot reader, astrologer कि कोई remedy दे, कोई कुछ करे, जहाँ से we would see, improvement in my father's health and everything. Very true. Help मिली, but not exactly how we would have wanted. And ये भी पता लगा उस फेज में कि बहुत सारे लोग बहुत दरवाजे खटखटाते हैं और बहुत बारी होता है कि जेन्युइन एडवाइस और जेन्युइन हेल्प नहीं मिलती है. एंड उस चीज ने मुझे पुश किया to actually learn it professionally with certifications and everything. And उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं occult sciences सीखूं, उसमें अपना करियर आगे बनाऊं या फिर NLP काउंसलिंग के थ्रू बनाऊं. तो मैंने NLP भी की. Yes. And but करते 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 somehow occult sciences एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि शायद नेचुरली वो मेरे अंदर थी हमेशा से. So I took that path. So curiosity से you started learning. Of course, things were Curiosity से शुरू हुआ, realization पे आया, and then it was के why not? But If ऐसे you नहीं लगा can कभी. change, and help, why not? So career full time career इसमें बनाते ये एक हाँ, ये कभी ये थॉट नहीं था कि फुल टाइम करियर बना ले. Even after, learning, doing my certifications and everything and doing my practice and all, मैं ये professionally नहीं कर रही थी. Friends और family के लिए करती थी या उन्होंने अगर if they want help for their friends or family उनके लिए करती थी. And I still remember early 2019 when I, for myself, because I was at a crossroad and I wanted to decide where my life should go. There were few things, in which मेरे को decision लेना था. And मैंने खुद अपना एक tarot session किया with high priestess, who's the only certified high priestess. And मैंने उनके साथ session book किया. मेरा session शुरू हुआ. मेरे पहले question में उन्होंने मुझसे question पूछा. And she's like, Tamanna, can I call you Tams? And एक बात बताओ, तू मेरे पास क्यों आई है? That was her question. Okay. जब तेरे को जवाब पता है, जब तेरे को पता है तूने करना क्या है और तेरे पास नॉलेज भी है, तो तू रुकी हुई क्यों है? मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा था. And I said, but I don't know. ये मेरा करियर मैं बना भी सकती हूँ कि नहीं बना सकती. उन्होंने एक ही चीज बोली थी, बहुत कम लोग होते हैं जो राइट नॉलेज और इंटेंट के साथ करते हैं. एंड आई विल गाइड यू. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि अपने पंख निकाल एंड यू विल फ्लाई. एंड वो डेट है और आज का डेट है. आई वर्क वेरी क्लोजली विद हर. विद लव आई कॉल हर दी. एंड बहुत कुछ सीखा है उनसे, सीख रही हूँ. With her, I'm part of an international coven. Right. Okay, where we are, couple of readers, healers, where we are working together and across the globe. So, जब आपने सोचा कि टैरो को प्रोफेशनली करना है, how did it all happen? Because you are partner in a company. This Yes. So, sponsors. yes. So, Momita and I, we both had a very similar goal and we were at a very similar crossroad of life. When we spoke and we started, we evolved in 2018 and 19 beginning, I would say. And we started with workshops. And V-Wall में workshop हो रहे थे. But मैं personally tarot reading कर रही थी only for my friends and family. And then obviously, as I shared, came along High Priestess in my life, where she guided me that I need to take this professionally. And then 2020 is a time
जब मैंने इसको प्रोफेशनली लेके गई हूँ जब कोविड had hit, because that is a time where a lot of people needed a lot of surety, lot of guidance and a lot of healing. So nice to know कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ चली जाती है. वेरी नाइस. सो हम थोड़ा टैरो के बारे में समझते हैं. सो बेसिक्स, लेट्स टॉक फर्स्ट बेसिक्स बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द प्रेडिक्शंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर. सो एक चीज जो लोग बिल्कुल गलत समझते हैं अबाउट टैरो. एक चीज जो बिल्कुल गलत लोग समझते हैं टैरो के बारे में कि वो बिल्कुल फिक्स्ड प्रिडिक्शंस देगा. टैरो मिरर है, आईना. वो आपके एनर्जीज के हिसाब से प्रिडिक्शन देता है. जहां आपकी एनर्जी बदली, आपका माइंडसेट बदला, आपके एक्शन बदल गए, आपकी प्रिडिक्शन भी बदल जाती है. इसीलिए जब भी हम टैरो सेशन करते हैं हम बताते हैं कि ये प्रेजेंट है, ये एनर्जी है, ओके, और उसके हिसाब से ये दिखा रहा है. एंड नाउ इफ यू आर समबडी जो नहीं चाहता कि ये हो, तो आप अपना माइंडसेट, एक्शन, बिलीफ, इमोशन, एनर्जी चेंज कर सकते हो ना. आप अपना फ्यूचर चेंज कर रहे हो उस हिसाब से. So it's more about how your mindset is working. Exactly. It is a mirror for your energy. वो आईना दिखाता है कि आपकी एनर्जी के हिसाब से ये होगा. वो प्रिडिक्ट करता है, वो फिक्स प्रिडिक्शन नहीं देगा. मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे टैरो में कार्ड्स होते हैं, तुमने ना बड़े पिक्चरों में देखे हैं, स्टेशन के बाहर देखा है, वो पंडित जी बैठते हैं, एक पैरट होता है, वो आकर के कार्ड निकाल के जाता है. सो हाउ डज, मतलब वो तो मुझे पता नहीं कैसे वर्क करता है, उसका क्या हिसाब किताब, बट डज टैरो वर्क सिमिलरली? सबसे पहले तो वो तोता कैसे निकालता है ये मुझे भी नहीं पता. ठीक है, it can be a different business model. I can't comment because I have no knowledge about it. But जो मेरी नॉलेज है वो है टैरो के बारे में. और उसमें मैं एक चीज बताती हूँ कि जो टैरो है उसमें 3 लोगों की या 3 चीजों की एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, इसीलिए वो बता पाता है. सबसे पहले होती है कॉरेंट या सीकर, जो क्वेश्चन पूछता है, उसकी एनर्जी. दूसरा होता है रीडर की एनर्जी, और तीसरा होता है कार्ड की एनर्जी. एंड समवेयर इन तीनों एनर्जीज को बाइंड करता है रीडर, और उसके साथ उसका एक्सपीरियंस और इंट्यूशन और नॉलेज भी काम आती है. So it's more about, it's not just about the card or just not about the reader, but it's about the energies between the 3 of them. 100%. क्योंकि अगर एक एक जो सीकर है या कॉरेंट है, अगर वो सही से सवाल नहीं पूछेगा, कार्ड सही से जवाब भी नहीं देंगे. तो कई बारी मुझे बार बार उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ता है. Rephrase. What exactly do you mean? Correct. इसीलिए मैं वो जो भी मेरे को रीडिंग सेशन के लिए आते हैं, रिक्वेस्ट एंड ऑल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार अपने क्वेश्चंस लिख लो. हाँ, बिकॉज इट इज ईजियर. करेक्ट, बिकॉज आप बात करते करते आप कई बार होता है डाइग्रेस हो जाता है, कई बार होता है क्वेश्चन भूल जाते हैं. बट जब आप ये, दिस इज अबाउट एनर्जीज, और आप इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी? क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, हर किसी की एनर्जी अलग होती है. Yes, and when you're a healer, you're more receptive to receiving other people's energy. So, see, basically, सबसे पहले तो सुबह मैं अपना ऑरा जिप करती हूँ. उसके बिना I don't even get out of my room, to be very honest. मतलब ऑरा जिप किया तो एक शील्ड है. ठीक है, शील्ड है, you keep on meeting people, you keep on having sessions, you keep on going to different places, right? तो वो शील्ड भी कम होती रहती है, राइट? तो सेशन के ड्यूरिंग एक ही चीज है जो मैं यूज करती हूँ सेशन के ड्यूरिंग या बाद में, विच इज जिंजर वाटर, जिंजर हॉट वाटर, या फिर हनी लेमन वाटर, राइट? या फिर कभी लगता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी
स्ट्रेन हो गया या कुछ हो गया है, तो सी सॉल्ट. Actually, ginger water can protect your aura. Yes, Wow. it does. Ah. Not just ginger water, warm honey lemon water. मतलब कि अगर हमारे पुराने जमाने में बोला जाता था ना, सुबह उठ के गर्म पानी में शहद और नींबू लो, राइट? वो सिर्फ इसीलिए नहीं बोला जाता था कि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, आपके पेट को हेल्दी रखेगा. उसके और भी रीजंस होते थे. हाँ, मतलब अब तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऑरा क्लेंसिंग भी है, प्रोटेक्शन भी है. प्रोटेक्शन भी है. कई बारी हमारे माइंड में जब बहुत सारी चीजें चल रही होती, हलचल चल रही होती है, काम स्टेट में नहीं होता है, हाँ. वार्म वाटर एंड हनी बहुत हेल्प करता है उसमें भी. Nice. मतलब when we go out in networking meet or some other occasion, we meet so many people and और उसके बाद इतनी ऑरा जिप तो मस्ट है व्हेन यू गो आउट फॉर अ नेटवर्किंग मीट. ये सीखना पड़ेगा फिर. बहुत इजी. सो इज टैरो प्रेडिक्टिव, रिफ्लेक्टिव या दोनों? सी, टैरो इज एक्चुअली 3 थिंग्स. 3. टैरो प्रेडिक्टिव भी है, टैरो रिफ्लेक्टिव भी है, और आपके करंट स्टेट के लिए इंफॉर्मेटिव भी है. इन तीनों का मिक्सचर होता है जो आपको एक टैरो गाइडेंस सेशन में मिलता है. राइट. सो एक और क्वेश्चन था विच इज वेरी पॉपुलर ऑन इंटरनेट ऑल्सो. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कि मतलब बहुत सारे लोग ऑनलाइन रीडिंग करते हैं. सो इज इट मोर इफेक्टिव टू डू ऑफलाइन और इज इट इक्वली द सेम? It is equally the same because physical proximity से I really don't think so टैरो रीडिंग में कोई फर्क पड़ता है. बिकॉज जो टैरो रीडिंग होती है वो एनर्जी पे बेस्ड होती है, एंड एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ट्रेवल्स, राइट? सो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप 10 मीटर में हो, 1 मीटर में हो, या आप 100 किलोमीटर में हो. आपकी टैरो रीडिंग प्रिसाइज आएगी. जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है नॉलेज पे, कि आप जिससे टैरो रीडिंग करा रहे हो उसकी नॉलेज कितनी है. फर्क उससे पड़ता है. एंड समवेयर एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने ये भी देखा है कि कई बारी जब हम फिजिकल रीडिंग करते हैं और जो सीकर होता है अगर उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो या फिर ओवरबर्डनिंग हो, तो बहुत ही जंपी और स्कैटर्ड कार्ड्स भी आते हैं, और कई बारी कार्ड्स भी पोल्यूट हो जाते हैं ना दूसरों की एनर्जी से. इन्फ्लुएंस. यस. सो आई मीन बहुत सारे लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं हमें फिजिकली आके करना है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट टू अंडरस्टैंड एवरी कार्ड, दे वांट टू सी एवरी कार्ड, राइट? बट वीडियो कॉल आज की डेट में जो लोग करते हैं टैरो रीडिंग वो उतनी ही करेक्ट और पावरफुल होती है, बिकॉज वी शेयर ईच एंड एवरी कार्ड, वी शेयर ईच एंड एवरी डिटेल्स, वी एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि ये एनर्जी पे है. सो जैसे आपने बताया कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, जब आप रीडिंग करते हो तभी भी एनर्जी एक्सचेंज होती है. सो ड्यूरिंग रीडिंग भी क्या आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है? से इन अ रीडिंग सेशन जो रीडर है उसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा ड्रेन होती है, क्योंकि सबसे पहली ये चीज है कि सबसे ज्यादा एनर्जी लग किसकी रही है? रीडर की लग रही है, राइट? क्योंकि रीडर को क्या करना है, कार्ड्स भी इंटरप्रेट करने हैं, उसको करंट जो सीकर है उसकी एनर्जी में भी वो करना है, और कार्ड्स की एनर्जी, तीनों एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करना होता है. तो वो ड्रेन तो होती है. आई विल गिव अ एग्जांपल. एक इंसिडेंट भी बताती हूँ कि कई बारी होता है कि हमारा जैसे कोई सेशन हो रहा है और उसमें कोई इमोशनल बात पे डिस्कशन हो गई, या फिर कोई इमोशनल टॉपिक चल रहा है या क्वेश्चन चल रहा है, और जो सामने वाला पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपना रोना रोक के बैठा हुआ है. उस वक्त पता है मेरे को सेशन को पॉज करना पड़ता है. मैं बोलती हूँ लेट्स टेक अ पॉज. 2-3 मिनट रुक जाते हैं एंड
cry if you want to cry. Because what I've realized is कि मेरे साथ ये होता है कि सामने वाला जो फील कर रहा है, स्पेशली अगर वो अपने इमोशंस होल्ड करके बैठा है, क्राई करना चाहता है, तो मेरे ना एक लम्प सा हो जाता है, वो नीडल प्रिक होता है ना, when you're stopping your crying, तो लगता है कि बोल नहीं पाते बेसिकली और थ्रोट में कुछ चुभता है, वैसा सा बहुत बारी हुआ है. सो सेशन का हम उस वक्त ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करती हूँ, फिर वापस हम आते हैं अपने सेशन पे, एंड देन आई एक्सप्लेन द पर्सन कि मुझे पता कैसे लगा कि वो रोना चाहते थे, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही थी. तो रीडर की एनर्जी तो जाती है फॉर श्योर. तो जो हम कहते हैं कि स्क्रीन है तो वो प्रोटेक्शन ले रहा है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है. एनर्जी तो एनर्जी है, वो तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो तो ट्रैवल होती है. सो इवन व्हेन यू आर टॉकिंग, एनर्जी जो है वो यहाँ से वहाँ आपको फील हो जाती है कि वो ड्रेन हो रहा है. बिल्कुल. सो आप इतने प्रेडिक्शंस करते हो, कुछ लोगों के लिए करते हो, इन जनरल भी प्रेडिक्शंस करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी के प्रेडिक्शन से आप खुद को डर लगा हो? नहीं. मतलब प्रेडिक्शंस देखकर, या हैव यू एवर रेड एनीथिंग अबाउट फ्रॉम एनीबॉडी की? No, I would say I personally have not really got scared by any predictions. See, because अगर आप काज समझते हो, अगर आपको नॉलेज है, तो आपको डर नहीं लगेगा. फियर तभी आता है जहाँ पे नॉलेज नहीं होती है, राइट? एंड हाँ, हम अपने भी फैमिली की, फ्रेंड्स की रीडिंग करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं. आई थिंक यही योर क्वेश्चन वाज कि जब हम अपने लोगों के करते हैं और कुछ ऐसा दिख जाता है. See, yes, obviously we are loyal. We care a lot about our family and friends also. But at the same time, I would say I'm logical for tarot, occult and magic. तो मेरे को पता है कि जो है वो है. पहली चीज, डरने से चीजें चेंज नहीं होती. बट हाँ, इट इज लाइक कि अगर आपको कुछ चीजें पता है, आप प्रोएक्टिवली कुछ चीजें कर सकते हो. हाँ, मैं मतलब आपने अगर उसको, आपको ये आ गया है तो आप उसका रेमेडीज निकाल सकते हो. रेमेडीज निकाल सकते हो. एग्जाम्पल, पता लग गया कि किसी के हेल्थ में आगे इशू दिख रहा है, आप उसको बोल सकते हो ना, खाने पीने का ध्यान रखो, सोने का टाइम रखो, एक्सरसाइज करो. आप प्री वॉर्न कर सकते हो ना. तो इसमें एज सच डरने का नहीं है, क्योंकि देखो जो एज अ टैरो रीडर, माय जॉब is to forewarn the seeker so that they can be forearmed. सो मतलब इन जनरल हम समझते हैं कि हमें we'll get answer to every question, but are there also questions that tarot just refuses to answer? Yes, there are certain questions जिसका टैरो आंसर नहीं देता है. सबसे पहले आई वुड से डेथ का आंसर नहीं देता है टैरो. Why would somebody even ask कि किसका कब डेथ होने वाला है? फिटैलिटी के बारे में लोग पूछते हैं, कोई अनवेल हो, ये हो, लोग पूछते हैं चीजें. सी इन टैरो ऑल्सो डेथ कार्ड जो है उसका मतलब डेथ नहीं होता है, उसका मतलब होता है एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग. हाँ, टेक्निकली का कार्ड है ना. है, राइट. बट देखो एनर्जीज चेंज होती है, राइट. सो इसीलिए एक वो जवाब नहीं देता है. दूसरा है कि अगर किसी ने आई वुड से वेग क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर भी वेग ही आता है. जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट, उसका आंसर भी उतना ही स्कैटर्ड और ओपन एंडेड होता है, और फिर सामने वाले को लगता है ये क्या जवाब था. सो टैरो रिफ्यूजेस टू आंसर. और तीसरी चीज, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम किसी की फ्री विल के बिना उनकी एनर्जी के साथ ट्वाइनिंग करेंगे, छेड़खानी करेंगे. सी वी ऑल हैव फ्री विल,
आप मेरे पास आए, आप अपने फ्री विल की वजह से आए। आपको किसी और के लिए क्वेश्चन पूछना है, वो आपके और किसी और के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है, बट यू कांट इंटरफेयर इन समबडी एल्सेस लाइफ करेक्ट। एंड आस्क क्वेश्चन। तो उसमें भी आपको आई वुड से वेग आंसर मिलेगा। बेसिकली जो एथिकल है वो एथिकल है, जो एथिकल नहीं है उसके लिए आपको आंसर नहीं मिलेगा। वो तो है। सी देखो, एक सिंपल चीज है, एथिकल एक चीज है, दूसरी चीज है क्लैरिटी बिगेट्स क्लैरिटी। आप जो क्लियर क्लियर क्वेश्चन पूछोगे उसका क्लियर क्लियर जवाब मिलेगा। आप घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछोगे, रीडर को भी पता है कि आप घुमा घुमा रहे हो क्योंकि कार्ड वैसे निकल गए है। बहुत लोग होते हैं। आई हैव हैड, आप मानोगे नहीं रुचिका, मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेरे माइंड में क्वेश्चन है ना, उसका जवाब दो। माइंड रीडर मैं टैरो रीडर हूँ, मैं माइंड रीडर नहीं। उसके लिए माइंड रीडर के पास जाना पड़ेगा, सॉरी। तो टैरो कार्ड से ये भी पता चल जाता है ये कोई झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स पता लग जाता है। 2 कार्ड्स है, मून कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड है। बिल्कुल पता लग जाता है कि अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है सेशन में, या उस इंसान से कोई थर्ड पर्सन झूठ बोल रहा है, या फिर किसी सिचुएशन में कुछ हिडन है। जैसे आप किसी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में कुछ हिडन है, आपको नहीं पता है, वो भी टैरो बता देगा कि इस सिचुएशन में ऐसी एक चीज है जो अभी आपको पता नहीं है, सो डिसीजन मत लेना। वो भी निकल के आ जाता है टैरो में। और अगर कोई स्केप्टिकल हो फिर भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं? सी स्पेक्टिकल, एग्जैक्ट आप चीज बताओ, स्पेक्टिकल से क्या मतलब है? आप स्केप्टिकल, आई एम नॉट श्योर कि टैरो कैसे वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा, मुझे काम आएगा, मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो अब मैं एक एक का बताती हूँ, इसीलिए आई वांटेड यू टू एक्सपैंड। सी लोग स्केप्टिकल क्यों होते हैं? व्हेन दे थिंक दे आर बीइंग टू प्रैक्टिकल, राइट? वही एक रीजन होता है, या फिर उनका बिलीफ नहीं होता है, राइट? उनके प्रैक्टिकल होने या बिलीफ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी तो है ना? एनर्जी है, आंसर आपको मिलेगा। यस, रिजल्ट्स कई बार ये होता है कि हम रेमेडीज कराते हैं, राइट? रिजल्ट्स उन लोगों को ज्यादा मिलता है जिन लोगों का फेथ और बिलीफ ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज अलाइंड होती है। सो द रेमेडी की एनर्जीज वर्क फास्टर एंड दैट इज व्हाई दे सी द रिजल्ट। अब इसमें एक एग्जांपल दूंगी। इंटरनेशनली स्पेसिफिकली जो कैंसर और ट्यूमर पेशेंट्स होते हैं, उनके वार्ड में बाक सिम्फनी या बीथोवन म्यूजिक चलता है, एंड इट हेल्प्स इन हीलिंग। एनर्जी है ना, म्यूजिकल एनर्जी। it is the vibrational energy of that symphony that is actually helping at the cellular level। और ये scientifically proven fact है कि वो हेल्प करता है हीलिंग में। एंड सिमिलरली टैरो की एनर्जी है, आपके बिलीव करने ना करने या आपके प्रैक्टिकल होने से उसे फर्क नहीं पड़ता है। सी बट अगर आप सही में प्रैक्टिकल हो, डोंट यू थिंक कि आप चाहोगे कि आप सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लो, राइट। आप जान के आगे बढ़ो? ऑब्वियसली। तो इसमें आई डोंट थिंक सो स्केप्टिकल होने की जरूरत होनी चाहिए आइडियली। आई थिंक लोग कई बार ना टेस्टिंग करने निकलते हैं, उनको पता नहीं होता, बिलीव नहीं होती, बट जो है वो तो है, एनर्जी तो एनर्जी रहेगी। एग्जैक्टली। सो पहले हमने बात करी थी अबाउट ट्राइंग टू इंटरवीन समबडी एल्सेस एनर्जी की, उसके बारे में ये। तो अगर एथिकली मैं किसी के लिए पूछना चाहती हूँ फॉर समबडी, सम थर्ड पार्टी, से दिव्यांश नहीं है, दिव्यांश यहाँ नहीं है, मैं दिव्यांश के बारे में पूछना चाहती हूँ,
आप अपने इमीडिएट फैमिली के बारे में बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। आप ब्लड रिलेटेड हो, आप हस्बैंड के बारे में पूछ सकते हो, बिकॉज समवेयर योर एनर्जी एंड योर लाइफ इज ऑल्सो इंटरट्वाइंड विद हिज ना। एक मतलब बिलीफ सिस्टम होती है लोगों की, कुछ लोग ओवरडू के जाते हैं जिनको कि हम अंधविश्वास कहते हैं। सो क्या ऐसा हो सकता है दैट पीपल व्हेन दे गेट इनटू टैरो रीडिंग, और हर गाइडेंस के लिए लोगों को बस टैरो रीडिंग के करानी पड़ेगी, क्योंकि डू दे गेट एडिक्टेड टू दिस हाँ, एंड हाउ डू यू टैकल? people do get addicted to tarot reading, of course. See, मेरे एक client है, he is a ex Indian Navy officer, and वो हर 3 महीने में टैरो रीडिंग कराएंगे। हर 3 महीने में? हर 3 महीने में टैरो रीडिंग कराते हैं विदाउट फेल। But you know why? Because he wants to take the right steps in his life. He want to know the energies and what should be the right step. You know? So वो एक अलग चीज है। वो क्योंकि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना चाहते हैं। यू नो, अच्छा ये एनर्जी इधर है या ये एक्शन से ये एनर्जी बदल सकती है, वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही डज इट। कुछ लोग होते हैं जो कि नई गाड़ी, नया घर हो, कई बार तो फलाना ट्रिप पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी पूछते हैं। या बिल्कुल पूछते हैं। सो अगर एथिकली कोई मेरे से कॉल करता है और अभी ही सेशन हुआ है हमारा, हाल में ही, मैं बोलूंगी कि अच्छा हफ्ता 10 दिन पहले ही तो हमने सेशन किया था, कोई क्वेश्चन था जो रह गया या आप पूछना भूल गए, आई विल आस्क दैट। या कोई नई चीज है, बट अगर सेम चीज में यू वांट टू हैव अ सेशन अगेन, आई रिफ्यूज, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है। राइट। क्योंकि अभी एनर्जीज चेंज नहीं हुई है। राइट, व्हाई शुड आई डू अ सेशन व्हेन आई नो कि उनके वही क्वेश्चन है। हाँ, अलग क्वेश्चंस है, अलग सिचुएशन है, नया जॉब के बारे में पूछना है या नहीं कोई और चीज के बारे में पूछना है, देन वी डू इट। अदरवाइज आई नॉर्मली आस्क देम कि लेट्स डू इट आफ्टर सम टाइम, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस। बट हाँ, लोगों को मतलब पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत होती है ना, कह रहे भाई गाइडेंस मिल गई, चलो यही फॉलो कर लेते हैं। हाँ, नहीं कई लोग होते हैं, बाय द वे कई लोग होते हैं कि जैसे हफ्ते पहले सेशन हुआ है, सारा कुछ हो गया, लेट्स से आई विल गिव यू एग्जांपल, जॉब इशू, सेशन हो गया, मैंने कहा हाँ ये करना है, रेमेडी भी दे दी और ये भी बोल दिया कि लिसन 2 महीने तक न्यू जॉब के आसान नहीं दिख रहे हैं, तो अभी 2 महीने तक ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो, अपना काम करो, काम पे फोकस रखो। हफ्ते 10 दिन बाद फिर मेरे नए जॉब के आसार दिख रहे हैं, वो रीडिंग कर नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी एनर्जी चेंज नहीं हुई है। आई विल बी एथिकली इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने रेमेडी दे दी है, राइट? उस रेमेडी के होने से पहले मैं फिर से कैसे रीडिंग करूं? आई विल बी एथिकली इनकरेक्ट ना। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट, मेरे दिमाग में कुछ आया है, तो मैं आपको, एक ना वो रामायण में होती है रामशलाका, जिसमें आप ना क्वेश्चन पूछते हो और वो क्वेश्चन में आप हाथ रख करके आगे बंद करके आपको आंसर मिलता है। कैन आई रिलेट दैट टू टैरो एज गाइडेंस? से ये रामायण में ही नहीं होता है, बाय द वे ये आई थिंक हर रिलीजन में, फिर ये कुरान में भी किया जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है और पेज खोला जाता है और उसके हिसाब से आंसर होता है। ये बाइबल में भी होता है, ये हर रिलीजन में होता है। वहां पे पता है क्या किया जाता है? यू आर रिलाइंग ऑन योर इंट्यूशन। यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस, वहाँ इंट्यूशन ज्यादा है। इंट्यूशन भी है और एनर्जी भी है और गाइडेंस भी मिल रही है ना। उस बुक में भी एनर्जी है, गाइडेंस मिल रही है। बट देन वहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है ना आपको समझाने वाला, रेमेडीज बताने वाला। हाँ, वो बात एक तो अलग है। देखो, इसमें मैं एक चीज और बोलूंगी कि बहुत लोग होते हैं जो
सेशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, एंड एक प्रिडिक्टिव फ्यूचर निकल के आता है बेस्ड ऑन द करंट एनर्जीज. ओके, एंड कई बारी होता है कि वो जो होना होता है वो नहीं हुआ होता. क्यों नहीं हुआ होता, उसका भी जवाब है, क्योंकि फ्री विल होती है. अब मैंने बोला, एग्जाम्पल दिया था कि पर्सन की 2 महीने बाद जॉब लगेगी. अब अगर वो पर्सन सोच के बैठ गया कि 2 महीने बाद मेरी जॉब लगनी ही लगनी है, और अपना सीवी कहीं नहीं भेजे, किसी एचआर से कांटेक्ट ही नहीं करे, तो वो जॉब लगेगी. एक्शन तो लेना होगा ना. करेक्ट. So here the person's free will was not to take the action, and that is why he did not get the result. But अगर आपको पता है कि आपकी जॉब लगेगी, तो आप क्या करोगे? एफर्ट लेंगे, एक्शन लोगे ना. सर्च करेंगे कौन सा ज्यादा मेरे लिए बेटर है. एग्जैक्टली वो एक्शन, वो फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बट फ्री विल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पीपल शुड नो. क्योंकि कई बारी लोग बोलते हैं कि आपने तो बोला था ऐसा हुआ नहीं, मैंने बोला था ऐसा होगा, बट ये भी बोला था तुम ये करोगे, क्या ये किया? ये तो किया नहीं, तो फिर वो कैसे होगा? करेक्शन बोला दिया तो रिजल्ट कैसे होगा? तुमने अपनी फ्री विल यूज की कि मैं नहीं उठूंगा. सो कोई फन बिजार एक्सपीरियंसेस, सम सिली क्वेश्चंस? सिली क्वेश्चंस तो काफी आते हैं, and obviously I can't share all silly questions, but एक silly question है जो मेरे को हमेशा बहुत हंसाता है, which is, can I pay the energy exchange in EMI? Really? Yeah. And my only thought, and I actually want to tell, is कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और बिफोर सर्जरी डॉक्टर को बोलते हो कि मैं सर्जरी के ना EMI में दूंगा, आप सर्जरी कर दो. हाँ, सही बात है. ऐसा तो I कोई mean, बोलता. आप रेमेडी चाहते हो, you want me to do healing, you want me to do the remedy, but you want an EMI. See, my energy is not going in EMI also. Nor you will say the same thing to any doctor. Correct. Absolutely right. Any silly question that people ask you most of the time? हो सकता है वो मेरे लिए सिली हो, उस पर्सन के लिए सिली ना हो. सो इसीलिए आई डोंट वांट टू कोट एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट हाँ, ये एक जो है वो मुझे हंसाता जरूर है. So now with that we move to the 2026. There is another, sorry. Yes. I remembered. Another silly question. How can I become rich without putting much effort? Please get adopted by a rich person. Ambani. Or any other answer. वही है कि बहुत लोग पूछते हैं ये. हाँ, मतलब ये this is actually silly. बिना एफर्ट के ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बट पैसा आ जाए, ऐसी कोई आप रेमेडी बता दो. ऐसा थोड़ी होता है. कृष्णा ने कहा है कर्म तो करनी पड़ेगी, उससे कोई nobody can get away from. Yeah. So अब हम आते हैं मुद्दे पे. 2026 की predictions. Though I had a very insightful session right now, I have understood a lot about tarot. So predictions पे आते हैं. Before we head over to the predictions, ये एक generic prediction है. This is for everybody. This is a generic prediction. Detailed prediction के लिए you can connect with Tamanna. There is also her YouTube page जहाँ पे आप उनका prediction दे सकते हो, which is Tam Soulful Guidance. So वहाँ पर आपको detailed predictions मिलेगी. This is just a guidance which is generic. Yeah. So कहाँ से start करेंगे? Numbers. बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे प्रेडिक्शन आज हम, बट उससे पहले मैं एक ओवरऑल ईयर का थीम, ईयर की एनर्जी, ईयर का टोन क्या होगा, राइट, वो आपको बताती हूँ. सो ये है 2026. ओके, 2026 होता है 10. 2 + 2 + 6 10. टैरो में 10th कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब पहिया घूम रहा है. लोगों का लक बदलेगा इस साल. There will be ups and downs, but majorly लोगों का लक बदलेगा. Okay. Chinese
प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये होगा हॉर्स का साल, तो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा इस साल में, लोगों को स्पीड के साथ एक्शन लेना होगा, ये एक दो चीज़ें हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखे तो ये नंबर 1 ईयर है, नंबर 10 नंबर 1 हो जाता है, नंबर 1 ईयर होता है सन का साल, ओके। नंबर 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग साल होता है क्योंकि वो साल होता है नए अपॉर्चुनिटीज का, ये साल होगा आपके ग्रोथ का, ये साल होगा न्यूनेस का। सो इस साल में बहुत सारी पुरानी चीजें, पुराने पैटर्न्स छोड़ने होंगे। इस साल में आपको चेंज के साथ चलना होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना होगा, ग्रैब करना होगा। और अगर आप चेंज के साथ नहीं चले तो आप पीछे रह सकते हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि बहुत लोग होता है ना कि जब चेंज आता है तो वो फियर से और चेंज इटसेल्फ से रेजिस्ट करते हैं, बट रेजिस्ट नहीं करना है, इस साल आगे बढ़ना है। ओवरऑल देखा जाए कि केयरफुल स्टेप्स लेने होंगे क्योंकि ये नंबर 1 ईयर है। इस साल बहुत सारे आपके एक्शंस जो है वो नेक्स्ट 9 इयर्स के लिए पैटर्न भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि नंबर 1 ईयर में ये भी होता है कि आप सीड डाल रहे हो, राइट। अब आप जो बोगे वैसा ही फल मिलेगा, करेक्ट। आप अगर अच्छी चीजें, अच्छे कर्म करोगे तो आपको वही मिलेगा अगले 9 साल में, 8 साल में, जो नंबर 9th तक है। 2035 होगा नंबर 9th, वहां तक आपको अच्छा मिलेगा। बट अगर आपके एक्शंस राइट नहीं रहे तो आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। सो बी केयरफुल फॉर योर वर्ड्स, योर स्टेप्स, योर इमोशंस। ऑल्सो व्हाट विल हैपन इज के रियल एस्टेट में थोड़ा करेक्शन होगा। ओके। यस, पीपल हु लाइक टू इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चलती रहेगी। मेटल्स में इन्वेस्ट करना विल बी वेरी बेनिफिशियल दिस ईयर। सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब के रिटर्न अच्छा देगा आपको। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, ठीक है। देखो, ये कोई फाइनेंशियल मैं वो दे नहीं रही, बट मैं सिर्फ एक चीज बता रही हूँ कि नंबर 1 के ईयर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, न्यू पॉलिसीज आएंगी। Already we've been seeing the new job policies that has come. यस, Labor law change हो रहे हैं. यस, न्यू पॉलिसीज आएगी। राइज एंड फॉल है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का साल है, जैसा मैंने बोला। चेंजेस हैं, अडेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ये होना चाहिए आपका मंत्रा इस साल का। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, क्योंकि जो कंफर्ट जोन में है वो उन्हें लगेगा कि मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो स्टक हूँ। और एक और चीज है कि आप ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करिए, क्योंकि नया आप न्यू चैप्टर की बिगनिंग कर रहे हैं, पुरानी ओल्ड स्टेल एनर्जी के साथ मत करिए। न्यूनेस अपने एनर्जी में भी लेके आइए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। सो जैसे मैंने बोला कि ये 2026 जो ईयर है वो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू चीजों का है, न्यू पॉलिसीज आएंगी, न्यू ग्लोबल अलायंसेस भी आएंगे। इस ईयर में एक वेव ऑफ स्टार्टअप्स भी दिखेगी। ओके, अनदर थिंग ये है कि कुछ मेजर स्पेसिफिक नहीं जाऊंगी मैं इसमें, बट अ मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट होता दिखेगा। ओके, इन दिस ईयर इंडिया की एज सच ग्लोबल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी इस साल, दैट इज फॉर श्योर। एक चीज जरूर है कि इस साल में कुछ स्कैम है जो बाहर आएंगे। ओके, डिजिटल स्कैम बाहर आ सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये साल है लीडर का, नंबर 1 ईयर है।
सन का। तो जो लोग ऑनेस्टी के साथ, फुल एथिकल वेज के साथ काम करेंगे, वो टॉप पे जाएंगे, वो रिकॉग्नाइज होंगे, वो शाइन करेंगे। बट जो लोग शॉर्टकट मारेंगे, स्पेशली जो लोग ये फेकनेस दिखाते हैं ना अपने प्रोफेशंस में, कुछ ऐसे लोगों के सामने से मास्क हटने वाला है इस साल। तो अपने एक्शंस को हमें बहुत ही ध्यान से और एथिकली रखना होगा इस साल, क्योंकि देखो सन नंबर 1 है, राजा है, वो अनएथिकल चीजें ना बर्दाश्त करेगा नहीं, राजा कभी नहीं करता है, और वो फेकनेस हटा के रहेगा इस साल। मजा आने वाला है। हाँ, मजा आएगा। कुछ चीजें, कुछ ऐसे लोगों के सामने से जब पर्दा हटेगा ना, वो चाहे हमारी लाइफ में हो या पब्लिक पर्सनालिटीज होगा, हम शॉक में जाएंगे ही जाएंगे। वो तो होगा, मतलब मजा अच्छा वाला भी हो सकता है, बुरा वाला भी हो सकता है। वो होगा, क्योंकि ये साल ऐसा है कि गुड डीड्स विल गेट यू गुड रिवॉर्ड्स। जैसे आपके डीड्स होंगे वैसा रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए बार बार बोलूंगी, अपने डीड्स ठीक रखना इस साल। So that's the mantra that everybody has to do. Yes, absolutely. Discipline is another thing. डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। वो तो जैसे अब हम एक एक करके बर्थ नंबर्स पे चलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी हर बर्थ नंबर के लिए, बट वही है, ओवरऑल एक्शन लेना है, फास्ट प्लेस रहना है, चेन से रेजिस्ट नहीं करना है, और ऑनेस्टी और डिसिप्लिन के साथ काम करना है, तो आप आगे जाओगे। Open for change. यस, बी ओपन फॉर चेंज। कंफर्ट जोन से थोड़ा तो निकलना पड़ेगा। So start करते हैं फिर नंबर 1 से। हम्म नंबर 1, birth number as in people born on 1st, People born on the 1st, 10th, 19th and 28th are number 1 people. अब जैसे मैंने बताया, नंबर 1 जो है उसका प्लैनेट है सन, करेक्ट। अब जो नंबर 1 के लोग हैं उनके लिए ये साल ना चांदी चांदी होने वाला है। देखा जाए तो साल का कौन क्या है, 1 नंबर है, उनका क्या बर्थ नंबर है, 1 है। So obviously this year is going to be a year where they will have immense growth if they want to. क्योंकि उनके लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगी, ठीक है, बहुत सारी न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके सामने, बट शर्त इतनी है कि उनको एक्टिव होना पड़ेगा और क्विक होना पड़ेगा। ये 2 चीजें उन्हें माइंड में रखनी पड़ेगी, और ये साल उनको रिवॉर्ड देगा ही देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि कुछ अनसर्टेन मोमेंटम उनको लग रहा था। ओके, अब जो वो स्टक थे पिछले कुछ सालों से, सर्टेनिटी लग रही थी, अब उसमें उन्हें मोमेंटम दिखेगी। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, नंबर 1 साल के लिए, नंबर 1 वालों के लिए भी ये लागू होता है दैट दे नीड टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। क्योंकि नंबर 1 वाले लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि सामने से अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, हाँ, क्यों मैं निकलूं अपने कंफर्ट जोन से, और वो उस चक्कर में ना अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए वो करना होगा उन्हें, बैलेंस रखना होगा वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, क्योंकि बहुत सारा काम आएगा और उस वे से हो सकता है कि वर्क लाइफ ज्यादा प्रायोरिटी दे, पर्सनल लाइफ कम प्रायोरिटी दे, तो उसमें बैलेंस बिगड़ सकता है। तो आप बैलेंस दीजिए अपना। दूसरी चीज ये है कि अननेसेसरी खर्चा नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे नंबर 1 वाले लोग। ओके, 2 चीजों में नहीं लेंगे, एक तो अननेसेसरी खर्चा होगा, और दूसरी चीज ये होगी कि सन का साल है, सन का नंबर भी है, ओवर कॉन्फिडेंस होगा उनमें। हाँ, ओके, तो उस कॉन्फिडेंस में आके वो रिस्क ना ले,
उस चीज का उनको ध्यान देना होगा, स्पेशली शेयर मार्केट में। मार्केट तो ऊपर नीचे जाने वाला है। इन्वेस्ट करना है, मेटल में करो, क्योंकि ऐसा होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि अरे इसने इस वाले शेयर में डाला, इतना कमाया, मैं भी डाल देता हूँ। वो देखा देखी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दिखेगी लोगों को हर चीज में, तो वो डालना चाहेंगे। अब वो उसके लिए काम किया है, वो आपके लिए करेगा जरूरी नहीं है। Correct. टाइमिंग भी अलग है, हाँ। राइट? तो वो आप रिस्क मत लेना, ठीक है? नंबर 1 वालों लोगों को हाइड्रेशन इंक्रीज करनी होगी, ओके? हेल्थ के लिए उन्हें स्लीप करेक्शन करनी होगी। रात को स्क्रीन टाइम अवॉइड करें। आजकल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, हम लोग रात को लगे रहते हैं, स्क्रॉल अप करते रहते हैं। वो अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपको हेल्थ इशू देगा। हमें समझ नहीं आता है, बट स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उससे भी। दूसरी चीज, जैसा मैंने बोला, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स जो हैं, ओके, स्टूडेंट्स जो हायर एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, उन्हें गुड रिजल्ट मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे पिछले कुछ साल से, उनको भी गुड रिजल्ट मिलेगा। उनको बस डिसिप्लिन बना के रखनी है इस साल, और साल उनका वही है कि ये साल आपको देखो, मैं डिसिप्लिन पे बार बार पता है क्यों फोकस कर रही हूँ, जब मैंने साल की भी प्रेडिक्शन की, मैं अभी नंबर 1 की भी कर रही हूँ, क्योंकि सन है। हाँ। सन अपने टाइम से उठता है, अपने टाइम से जाता है, डिसिप्लिन रहता है वो। इसीलिए नंबर 1 वाले लोगों के लिए सुबह उठना भी डिसिप्लिन से, इसीलिए रात को सोना भी डिसिप्लिन से, अवॉइड स्क्रीन टाइम इन द नाइट। वो कर लोगे ना, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रोथ होगी इन लोगों की इस साल में। अगर क्रिस्टल के हिसाब से बताओ कि नंबर 1 वाले लोग क्या क्या क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं सनस्टोन क्रिस्टल, ओके? वो उनकी पर्सनल पावर इंक्रीज करेगा, कॉन्फिडेंस होगा उनमें। सिट्रीन यूज कर सकते हैं, अबंडेंस और ग्रोथ मिलेगी। टाइगर आई यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी होगी, एंड इविल आई भी उन्हें जरूरत होगी इस साल, प्रोटेक्शन, क्योंकि ग्रोथ होगी और अपॉर्चुनिटीज होगी और लोगों को वो दिखेंगे, तो उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। जो भी क्रिस्टल है लेफ्ट हैंड में पहने, ओके, वो फायदेमंद होगा, ओके? नंबर 1 वाले लोग सिट्रीन का या फिर ग्रीन फ्लोराइड का क्रिस्टल लैंप भी रख सकते हैं अपने वर्क टेबल पे। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें क्रिस्टल नहीं पहनने हैं, तो वो अपने वर्क टेबल पे या अपने बेडरूम में येलो फ्लोराइड या सिट्रीन का क्रिस्टल लैंप रखें। सो ये चीजें उनको बहुत बेनिफिट देगी। So good, overall good for number 1. ओवरऑल गुड फॉर नंबर 1, टोटली। वो चाहे तो ये ईयर क्विक एक्शन लेके और डिसिप्लिन लेकर ये क्या अगले 9 साल अपने फेवर में ले आएंगे वो। So we move to the next one. Yes. Number 2, and that is me. नेक्स्ट इज बर्थ नंबर 2 यू। Yes. सो बर्थ नंबर 2 के लोग होते हैं जिनका बर्थडे होता है 2, 11, 20 एंड 29th ऑफ एनी मंथ। ये जो साल है, ओके, ये नंबर 2 के लिए भी ग्रोथ का साल है, ओके? इन लोगों को भी बहुत सारी राइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी इनकी लाइफ में, बट जो इनको चेक करना है, वो चेक करना है अपने मूड को। इस साल ज्यादा मूडी नहीं होना है। देखो, नंबर 2 वाले जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत इमोशनल होते हैं, काफी इमोशनल होते हैं, मूड रूल्ड है, तो इमोशंस तो है ही, राइट? सो 2026 इनके लिए विल बी ऑल अबाउट बैलेंसिंग देयर इमोशंस, ओके? समवेयर
रिलेशनशिप और सेल्फ बिलीफ भी बैलेंस करना. ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, बट जैसे मैंने बोला कि इमोशनल डिसीजंस मत लेना. इमोशनल मत होना तो एक बात है, बट इमोशनल डिसीजंस भी मत लेना. ग्रोथ आपकी फॉर श्योर होगी. ठीक है. हो सकता है कि नंबर 2 वाले लोगों को पिछले कुछ टाइम से किसी ना किसी रिलेशनशिप में या फिर हेल्थ में इशू रहा है. इस साल उन्हें रिलीफ मिलेगा उस इशू से. थैंक गॉड. दे विल सी इम्प्रूवमेंट, और वो अब इम्प्रूव ही होता जाएगा उनके लिए. फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो होगी थ्रू कोलैबोरेशन, थ्रू टीम वर्क. ओके. एंड बेसिकली जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओके, वो अगर आप देखोगे जॉइंट प्रोजेक्ट्स, उसमें उन्हें ग्रोथ मिलेगी. अच्छा. हाँ, दैट इज फॉर श्योर. प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, लेजी जोन में नहीं जाना है, लथार्जिक नहीं होना है. नंबर 2 कभी कभी हो जाते हैं लेजी और लथार्जिक, तो वो नहीं होना है इस साल आप लोगों को. ये साल जैसा मैंने बोला एक्शन का साल है, एक्शन लेते रहिए. एंड कहीं ना कहीं नंबर 2 वालों ने पिछले कुछ साल या पिछला ये 2025 या मे बी 1-2 साल काफी प्लानिंग की है कि वो क्या करना चाहते, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते, किस तरीके से करना चाहते. मैं उन्हें सिर्फ एक चीज बोलूंगी, अब इनफ कर ली प्लानिंग. अब काम करने का टाइम है. कुछ चीजों को करने का टाइम आ चुका है. जो यहाँ पे प्लानिंग थी या जो नोटबुक में प्लानिंग थी, अब उसको एग्जीक्यूट करो. आप रिजल्ट देखोगे ही देखोगे. ठीक है. ये नंबर 2 लोग वाले भी विल बी क्रिएटर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी. क्योंकि ये साल जो होगा, वो जो भी वो चॉइसेस लेंगे, मैंने फ्री विल की बात की थी ना, अपॉर्चुनिटीज तो है, ग्रोथ तो है, पर जो चॉइसेस लेंगे उसका रिजल्ट दिखाएगी. सो प्लीज नंबर 2 वाले लोग चूज वाइजली व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ दिस ईयर. एक और चीज है, स्पेंड केयरफुली इस साल. ओके. दूसरी चीज ये है कि किसी को उधार मत देना इस साल. ओके. हो सकता है कि सिचुएशन आए, कोई फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव या कुछ आपसे लोन मांगेंगे, बट आप लोन देना मत. क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को चीजें दिख रही हैं, एक तो आपको वो वापस मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे, और दूसरा ये होगा कि आपका मनी मैजिक बिगड़ जाएगा, ब्लू मैजिक जिसे बोलते हैं. एंड आई डोंट थिंक सो कि नंबर 1 ईयर में जहाँ पे इतनी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, आपको अपना ब्लू मैजिक बिगाड़ना चाहिए या मनी मैजिक बिगाड़ना चाहिए. चाहे आपकी गलती नहीं होगी, बट वो बिगड़ जाएगा ना. सो बी केयरफुल इन दैट. थोड़ा सा नंबर 2 वाले लोगों को बोलूंगी, बहुत इमोशनल होते हो आप लोग, अपने अराउंड वाले लोगों के बारे में काफी सोचते हो. राइट. इस साल थोड़ा सा अपने बारे में सोचना. ओके. सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आ गया. हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो. वो आपको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा. जो स्टूडेंट्स है, ओके, दे विल फेस सर्टेन डाउट्स. ओके, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं ना, सेल्फ डाउट आ ही जाता है. तो उन लोगों को कंसिस्टेंट एफर्ट डालने होंगे, तभी उन्हें रिजल्ट मिलेगा. ओके. लास्ट चीज, क्रिस्टल. कौन से क्रिस्टल उन्हें हेल्प कर सकते हैं इस साल? उनको हेल्प करेगा मूनस्टोन. मूनस्टोन सबसे पहले, क्योंकि वो हेल्प करेगा बैलेंस करने में उनके इमोशंस को. ओके. क्योंकि इस साल अगर जो नंबर 2 लोग है वो अपना मून को स्ट्रॉन्ग बना लेना, तो बहुत आगे जाएंगे. क्योंकि इमोशंस तो वहीं से प्ले होगा ना. और पूरे साल का जो वो है ना टेस्ट, उनके लिए वो इमोशन ही रहेंगे. वो लेजी भी होंगे या प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे या लेथार्जिक होंगे,
बिकॉज इमोशन होगा। वो तो होता है ना जब द मून चेंजेस द शेप एंड वो तो होगा, वो तो चलता ही रहेगा नंबर 2 के साथ। बट मैं कह रही हूँ उसके सिवाय भी मूड स्विंग्स होंगे, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। रोज क्वार्ट्ज इज अनदर ब्रिलियंट क्रिस्टल। एमीथिस्ट है जो आपको मेंटली क्लैरिटी देगा। ओके, aquamarine, another crystal that will help number 2 in communication. ओके अगेन आप इनमें से कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनका आपको लैम्प मिल सकता है, अदरवाइज यू कैन वेयर इट। ओके, आप कॉम्बिनेशन भी बना के पहन सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन बोलूं तो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे रोज क्वार्ट्ज का, एमीथिस्ट का और एक्वामरीन का। सो आप कॉम्बिनेशन बना के भी पहन सकते हो, आप इंडिविजुअल भी पहन सकते हो, डिपेंडिंग आपको किस चीज के लिए पहनना है। सो यू कैन कंसल्ट अ क्रिस्टल हीलर आल्सो। सो देन वी मूव टू नंबर 3। यस, नंबर 3 वाले लोगों के लिए ये साल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस साल इनको अपनी विजडम यूज करनी होगी और राइट डिसीजंस लेने होंगे। ओके, नंबर 3 वाले लोग जुपिटर रूल लोग होते हैं, गुरु ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, बट अब इनको वो नॉलेज यूज करनी है और राइट डिसीजंस लेने हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जो नंबर 3 वाले लोग प्लान कर रहे थे, अब उन चीजों को उन्हें एग्जीक्यूट करना होगा। अगेन नंबर 3 वाले लोगों को भी प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करनी होगी। एट द सेम टाइम उनको टू मेनी कमिटमेंट्स नहीं देनी होगी। मतलब कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारी डिफरेंट चीजों में एक साथ कमिटमेंट ना थे, क्योंकि फिर उनके प्रोजेक्ट्स सारे ना कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एक एक करके चलोगे ना, आप सारे कंप्लीट कर पाओ, राइट? सो एक साथ अपने आप को बहुत ज्यादा स्प्रेड मत करिए। जैसा मैंने बोला, नंबर 3 जुपिटर, नॉलेज, और नंबर 1 सन। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, आप ये देखो, लीडर और नॉलेज दोनों एक साथ मिले तो कोई ग्रोथ रोक सकता है? डेफिनेटली नहीं। वो ग्रोथ नहीं रोक सकता है, बट एक ही चीज है जो रोक सकता है, ईगो। आई नो इस साल जो भी नंबर 3 वाले लोग हैं, उनको ये जो आई नो इट ऑल वाला मोड है उसमें नहीं आना है या नहीं फंसना है। ओके, होंगे टाइम्स जहां पे आपको कभी दूसरों की भी एडवाइस सुननी पड़ेगी, दूसरों के आइडियाज भी सुनने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको हो सकता है बेनिफिट दे। सो आप सुनो दूसरों के आइडियाज, ओके, इवैल्यूएट करो और फिर डिसीजन लो। मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरों के आइडिया के हिसाब से ही आप काम करो, आप दूसरों के आइडिया सुनो, इवैल्यूएट करो अपने नॉलेज के हिसाब से और फिर काम करो। हाँ, वो तरीका सही भी होगा, है ना? बिजनेस ग्रो होगा। जब ग्रो होता है बिजनेस एंड यू नो यू आर इन द राइट डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं हल्की एरोगेंस आ जाती है। तो ईगो वॉच करना, अपने वर्ड्स वॉच करना, ये दो चीजें हैं। रिजिड मत बनना, क्योंकि बिजनेस ग्रो होगा, सक्सेस देखेंगे तो हो सकता है रिजिड भी बने। तो वो रिजिड मत बनना, क्योंकि उससे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं इशू होगा फिर आपका इस साल। ठीक है, टैलेंट और स्किल्स इस साल रिकग्नाइज किए जाएंगे फॉर श्योर। ये एक्सीलेंट ईयर है टीचर्स के लिए, ओके, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हीलर्स के लिए और परफॉर्मर्स के लिए। जो नंबर 3 वाले ये लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ओके? हो सकता है आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल ना रहे। इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के थॉट प्रोसेस से ही इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है? उसके बाद इनके लिए है, नॉलेज है इनके पास, तो कोई शॉर्टकट ना यूज करें अपने प्रोफेशन में,
कि पता तो है मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, शॉर्टकट कर लिया तो आपको अपने करियर में रिजल्ट नहीं मिलेगा. ठीक है. स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एंड जुडिशरी एग्जाम, उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस बारी. या एंड जो भी सर्टन एग्जाम्स, हायर एग्जाम्स देने वाले थे, ओके, जो हो सकता है पिछले साल क्लियर ना हो या उससे पहले एक बार अटेम्प्ट दिया है क्लियर ना हो, उनके वो एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे. ओके. हाँ. सोशल नेटवर्किंग विल बी गुड फॉर देम. ओके. बहुत सारे इंसिडेंसेस आएंगे जहाँ पे वो सोशल नेटवर्किंग करेंगे और वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. स्कैटर्ड एनर्जी होगी क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे आएंगे, बहुत सारा जगह कमिटमेंट देना चाहेंगे, राइट. अगर नंबर 3 वाले लोगों ने सही डायरेक्शन में एक्शन ले लिया ना और राइट एक्शंस ले लिए, प्रोफेशनली दिस विल बी द बेस्ट ईयर इन नेक्स्ट टाइम. मतलब जो भी 5 सालों में ये बेस्ट ईयर होगा उनके लिए. सो एक्शन लेना बहुत जरूरी है. जो नंबर 3 लोग हैं, ईगो में ना रहे. क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं अब, तो क्रिस्टल में इनके लिए सिट्रीन है, येलो एवेंचुराइन है. येलो एवेंचुराइन विल रियली हेल्प देम एनहांस देयर क्रिएटिविटी. सिट्रीन अबंडेंस और ग्रोथ के लिए है. एमीथिस है. लैपिस लजुली एक और क्रिस्टल होता है, वो भी इन्हें बहुत हेल्प करेगा. नंबर 3 वाले लोग इस साल, अगर पिछले कुछ साल से सोच रहे थे कि कोई कोर्स करेंगे, कोई सर्टिफिकेशन करेंगे, इफ दे डू इट दिस ईयर, it will really help it in their growth. So वो भी चांसेस हैं कि वो आगे कुछ और कोर्सेज करे, अपग्रेड करे अपने स्किल्स और नॉलेज को, और वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा. लास्ट चीज नंबर 3 के लिए मैं बोलूंगी, अवॉइड ड्रामा एंड ओवर थिंकिंग. दिस ईयर बी कमिटेड टू योर गोल्स. दैट्स इट. सिर्फ नंबर 3 के बाद हम चलते हैं नंबर 4. बर्थ नंबर 4 के लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को. और नंबर 4 होता है किसका नंबर? राहु का. राहु मतलब ओनली है विच मीन्स माइंड. ओके. सो यहाँ पे बर्थ नंबर 4 वाले लोगों को ये समझना होगा कि इस साल उनको कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में जो थिन लाइन है ना, उसको समझना पड़ेगा. ठीक है. कॉन्फिडेंस उनको पूरा रखना है, ईगो नहीं रखनी है. क्योंकि देखो, सन इटसेल्फ राजा होता है ना, उससे लीडर है नहीं है. तो आप अगर इस साल में ईगो रखोगे तो आगे बढ़ने में मुश्किल रहेगा और साल आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा. इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, वॉच आउट फॉर योर ईगो, क्योंकि वो आ जाती है. दूसरी चीज ये है कि नंबर 4 वाले जो लोग हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस बहुत होती है, कोर्स ऑब्वियसली. तो वो अपने इंटेलिजेंस को राइट जगह पे यूज करे इस साल. ईगो क्लैशेस में नहीं आएंगे, कंट्रोवर्सीज में नहीं आएंगे. एक वो लाइन है ना कि डोंट प्ले स्मार्ट एलेक, राइट. बेसिकली उन्हें दूसरों के झगड़ों में, दूसरों के बिजनेस में बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि नंबर 4 वाले लोग, कई बार होता है कि मैं घुसता हूँ, झगड़ा सॉर्ट करता हूँ, या मैं घुसता हूँ अपने जिसका वो बच्चे. वाले. इस साल उनको यही करना है. दे शुड नॉट बिकम और प्ले स्मार्ट एलेक. ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया, ओके, रियल एस्टेट, ये जो लोग होंगे इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व, उनको बेनिफिट मिलेगा इस साल में. ओके. इस साल नंबर 4 वाले लोगों को रैशली ड्राइव नहीं करना है, या फिर कोई डिसीजन भी जो है वो हेस्ट में नहीं लेना है, या फिर रैश डिसीजन बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी ले लिया, ये वो साल नहीं है उनके लिए. केयरफुली ड्राइव करें, ओके, बेनिफिट रहेगा.
उन लोगों को कुछ पुराने पैटर्न्स ब्रेक करने होंगे। जो चीज उनको सर्व नहीं कर रही है वो ब्रेक करनी होगी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी होगी, ओवर एनालिसिस। जब दिमाग होता है तो वो ओवर एनालिसिस भी करते हैं चीजों का, राइट। वो इस साल टोटली अवॉइड करें। नंबर 4 वाले सोलो वर्किंग अगेन, क्योंकि दिमाग होता है वो सोचते हैं मैं ये अकेला ही सब कर लूंगा। इस साल उनको टीम वर्क, कोलैबोरेशन से बेनिफिट मिलेगा। सो दे शुड अवॉइड सोलो वर्किंग। ये साल उनसे भी डिसिप्लिन का टेस्ट लेगा, इनसे हार्डवर्क का टेस्ट लेगा। बट अगर उन्होंने डिसिप्लिन और हार्डवर्क किया तो उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। ओके, ये साल है साल ऑफ चेंज का। बहुत बार होता है कि नंबर 4 वाले लोग थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, उनको फ्लेक्सिबल रहना होगा, तभी उन्हें बेनिफिट मिलेगा दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। हेल्थ वाइज हो सकता है शोल्डर्स या फिर बैक में स्टिफनेस हो। ओके, और वो स्टिफनेस का भी रीजन होगा, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, रिजिड होंगे, तो उनको ज्यादा स्टिफनेस होगी। ओवरवर्किंग अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि देखो जैसा मैंने बोला काम सबके पास आएगा, बहुत प्रोजेक्ट्स आएगा, बट उन्हें ओवरवर्किंग अवॉइड करनी होगी। अपनी स्लीप साइकिल को सुधारना होगा ही होगा। फाइनेंस जो है नंबर 4 के लिए फ्लक्चुएट करेंगे। ओके, कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आ सकती है उनके लिए ड्यूरिंग द ईयर। हो सकता है कि फैमिली पे कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आए उनके लिए। रेस्टलेस फील कर सकते हैं, अनसर्टन फील कर सकते हैं, एंग्शियस फील कर सकते हैं, क्योंकि सडनली उन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि फास्ट चेंज हो रहा है इस साल, तो वो हो सकता है। दे नीड टू अवॉइड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। ओके, एक्सरसाइज नंबर 4 वालों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज और ग्राउंडिंग, जैसे बेयर फुट, जैसे घास पे चले, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो होगा स्टबननेस। उन्हें अवॉइड करनी होगी स्टबननेस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि जब आपको चेंज लेना हो और आप स्टबननेस दिखाओ, वो अवॉइड करना पड़ेगा टोटली। तो ये इन शॉर्ट था नंबर 4 के लिए। अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो नंबर 4 के लिए 3-4 क्रिस्टल है जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे इस साल। सबसे पहले है लैपिस लुज़ुली, ओके, क्योंकि वो क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा इन्हें। ओके, सेकेंड है ब्लैक टूरमैलीन, ये भी इनको हेल्प करेगा। क्लियर क्वार्ट्ज है, एमीथिस्ट है, ओके, हेमेटाइट है। हेमेटाइट भी नंबर 4 वालों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ये 3-4 क्रिस्टल्स अगर वो पहने तो उनको हेल्प होएगा। नाइस। तो फिर है इसके बाद नंबर 5। सो नंबर 5 के लोग वो होते हैं जो बॉर्न होते हैं 5th, 14th एंड 23rd ऑफ एनी मंथ को। ओके, और नंबर 5 होता है मर्क्यूरी। एज वी नो नंबर 5 के लिए 2026 विल बी अ वेरी गुड ईयर। अगर मैं बोलूं तो नंबर 1 और नंबर 5 कि ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 5 टुगेदर आर वेरी गुड नंबर्स, दे आर फ्रेंड्स अगर देखा जाए न्यूमरोलॉजी में। हाँ, सो ये उनके लिए फेवरेबल होने वाला है। इन लोगों को राइट प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे, राइट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। सिर्फ इनको एक चीज करनी है कि इनको करना है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, इनको क्योंकि आगे चलते चलते डिस्ट्रैक्शन आएंगे, दे विल गेट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ओके, बट इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ नहीं करने हैं, जैसा नंबर 3 के लिए भी था। ओके, रैश डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, क्विक डिसीजन जरूर लेना होगा इनको, मगर रैश नहीं लेना। प्रोस एंड कॉन दोनों को इनको देखना पड़ेगा और उसके बाद डिसीजन लीजिए। एक चीज जो नंबर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस साल के, अपने प्लान्स किसी से ना डिस्कस करिए।
ओके जब तक वो एक्शन फेज में ना आ जाए, क्योंकि इधर आप अपने प्लान शेयर करोगे और देखोगे कि आपका आइडिया गया, क्योंकि ये साल बहुत जल्दी जल्दी मूव होगा। सो जब आप अपने प्लान्स पे एक्शन ले रहे हो, आप तभी बताओ। डिसिप्लिन की जरूरत होगी इनको इस साल, स्पेशली ईटिंग में। ओके ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि उससे आ जाएंगे हेल्थ इश्यूज, एसिडिटी के इश्यूज आ सकते हैं इनको। ओके, ओवर स्पेंडिंग कंट्रोल रखेंगे, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखेंगे। जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज पसंद है मत ले लीजिए, सोच समझ। स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये साल, क्योंकि इनको एक फाइनली ब्रेक मिलेगी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं तो उन्हें ब्रेक मिलेगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नॉर्मल लोगों के लिए भी आ रही है। स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि रिजल्ट उन्हें अच्छा मिलेगा। तो कई बार होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके रैंकिंग के हिसाब से यू कैन चूज फ्यू थिंग्स, सो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन रहे। फोकस हाइड्रेशन में रखना होगा, क्योंकि देखो साल फायर का है, सन का है, तो हाइड्रेशन सबके लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगी इस साल। फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, इम्पल्सिव खर्चे भी आएंगे लग्जरी में और ट्रैवल में, तो उसमें ध्यान दें। नेटवर्किंग विल गिव गुड रिजल्ट्स। पीपल हु आर इन मीडिया, मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, टीचिंग, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। जो ये नंबर 5 का कभी कभी आ जाता है सेल्फ डाउट, वो उन्हें स्टॉप करना होगा। ओल्ड पैटर्न्स जैसा मैंने बोला ब्रेक करना होगा। और अगर आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें इस बारी हो, इस साल वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टल की बात करें तो नंबर 5 के लिए एमरल्ड, ग्रीन एवेंचुराइन, एक्वामरीन और सिट्रीन, ये 4 क्रिस्टल कॉम्बिनेशन में भी किसी 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या किस चीज के लिए चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो पहन सकते हैं। राइट एंड देन कम्स द नंबर 6, लग्जरी वाला नंबर। नंबर 6 जो होता है वो होते हैं लोग हुआ बॉर्न ऑन 6, 15, 24 ऑफ एनी मंथ। ये होता है लग्जरी, जैसा बोला वीनस, उसका नंबर। डिजायर्स इस साल बढ़ने वाली है इन लोगों की। सो विल सोशलाइजिंग इंक्रीज फॉर देम। ओके, सो नंबर 6 वाले लोग जहाँ सोशलाइजिंग बढ़ रही है, तो किसी चीज की एडिक्शन में ना पड़ जाए, वो बेटर रहेगा उनके लिए। डेफिनेटली नंबर 6 विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी। बैलेंस रखना होगा उन्हें पर्सनल डिजायर्स में और फैमिली ड्यूटीज में। ओके, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हमारे पास काम बहुत अच्छा होता है और हमारे मनपसंद का काम होता है और अपॉर्चुनिटी होता है, तो हम अपनी दूसरी ड्यूटीज को कई बार बैलेंस आउट नहीं करते और निग्लेक्ट करते हैं, और अगर ये होगा तो हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यूज आए, तो उसका ध्यान देंगे। न्यू जॉब, न्यू रोल है, बिजनेस इज बिगिनिंग अ न्यू साइकिल फॉर नंबर 6 पीपल। ओके, नंबर 6 वालों के लिए फर्स्ट हाफ में नहीं, बट सेकेंड हाफ में इनकम इंक्रीज होगी और काफी इंक्रीज होगी। ऐसा लग रहा है कि नंबर 6 वाले लोग फर्स्ट हाफ अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हो और सेकेंड हाफ में उनकी इनकम काफी इंक्रीज होएगी। ठीक है, लॉन्ग कुछ टाइम से अगर कुछ नंबर 6 को फाइनेंशियल या मनी इश्यूज चल रहा था, तो अब वो फाइनली एंड होगा इस साल। अच्छा, और अब लॉन्ग टर्म मनी प्लानिंग और मनी गेन में दे विल गेट इनटू। जो लोग हैं वेलनेस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, उन लोगों के लिए ग्रोथ है। ओके, इम्पल्सिव परचेजेस मत करना, डिजायर और नीड में डिफरेंस समझना। ओके, इन्वेस्टमेंट अगर नंबर 6 इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में या रेनोवेशंस में, वो उन्हें प्रॉफिट दिलाएगी अगर इस साल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनके लिए मैं बोलूंगी कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, बट स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन
वो इम्पोर्टेंट रहेगी इन लोगों के लिए, और परसिस्टेंस, ये 2 चीजें उन लोगों को देखना होगा। इमोशनल फिटीक नंबर 6 वालों को देखना होगा। हो सकता है कि आप कुछ पुरानी अटैचमेंट्स को होल्ड ऑन कर रहे हो, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पुरानी एनर्जी के साथ हम ना ही जाए तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। अगर पिछले कुछ सालों से नंबर 6 वाले लोग स्टक थे, तो ये साल होगा जहां पे उनके वो ब्लॉक रिमूव होगा। सो ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक आई वुड से क्रूशल और इम्पोर्टेंट ईयर होने वाला है। इसीलिए बोला कि डिसीजंस लीजिए सोच समझ के, ठीक है। क्रिस्टल्स जो है नंबर 6 वालों के लिए वो है रोज क्वार्ट्ज, लैब्रोराइट, ओबैसिडियन और ग्रीन एवेंचुराइन। ओके, नंबर 6 वाले लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा, ओवर ईटिंग और मीठे से थोड़ा दूर है। हो सकता है कि कुछ लोगों को शुगर या हेल्थ इशू आ जाए इस वजह से। Right. Hmm. And with that, we move to number 7. सो नंबर 7 के लोग होते हैं हु आर बोर्न ऑन द 7th, 16th एंड 25th ऑफ एनी मंथ। ये लोग केतु रूल्ड होते हैं। ओके, इस साल इनको नेम और फेम दोनों मिलेगा, प्रोफेशनली और पर्सनली। ओके, ये ईयर है जहां पे ये लोग ग्रो करेंगे। देखो, आप अगर देख रहे हो पैटर्न, हर नंबर के लिए अपॉर्चुनिटी है, हर नंबर के लिए ग्रोथ है ही है। डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन जरूरी है, एक्शन जरूरी है, बट हर नंबर के लिए ना एक अलग चैलेंज है। किसी के लिए अगर ईगो चैलेंज है तो किसी के लिए लेजीनेस चैलेंज है, और फ्री विल तो हमारी है ही ना। तो अगर हम फ्री विल यूज करके एक्शन ना ले या लेजी बने तो फिर साल रिजल्ट नहीं देगा। ये भी चीज माइंड में रखे। डेफिनेटली सिर्फ राइट, मतलब सिर्फ आपके नंबर्स, आपके मून साइंस तो नहीं कर सकते, आपका कर्म होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। सो 2026 नंबर 7 को हर एस्पेक्ट में सपोर्ट करेगा जहां चाहिए सपोर्ट, ठीक है। अगर वो ट्राई कर रहे हैं न्यू जॉब के लिए या फिर ट्रांसफर के लिए, कुछ टाइम से चांसेस है कि इस साल में वो होगा ही होगा, ठीक है। जो लोग चाह रहे थे बिजनेस को एक्सपैंड करने का, इस साल उनका बिजनेस ओवरसीज एक्सपैंड होगा। ओके, जो लोग चाह रहे थे गवर्नमेंट जॉब में, और बहुत उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस साल उनके गवर्नमेंट जॉब्स भी लग जाए। इस साल इम्पेशेंट नहीं होना है नंबर 7 को। नंबर 7 का टेस्ट क्या आ गया? पेशेंस। पेशेंस। इम्पेशेंस नहीं हो रहा, ओवर थिंकिंग नहीं करना, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो गए तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले लोगे। एंड नंबर 7 को प्रैक्टिस करना है डिसिप्लिन और पेशेंस इस साल, क्योंकि उसी से रिजल्ट मिलने वाले हैं। रिस्क होगा मिसअंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप में या फैमिली में, जैसे मैंने बोला थोड़ा बैलेंस रख के चलना। हाँ, बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स, ठीक है। अगर हो भी गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रिलेशनशिप में या फैमिली में, वो बहुत ही इजीली रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये साल उनको साथ दे रहा है, ठीक है। नंबर 7 को जो भी रिजल्ट चाहिए है, अगर वो उसके लिए जाना है उनको, तो उनको स्टेप आउट करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, और फियर ऑफ चेंज को अलाउ नहीं करना होगा कि वो उन्हें रोक सके, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी इनको, बट उससे ज्यादा इनको रिवॉर्ड मिलेगा पास्ट एफर्ट का। जो इन्होंने पास्ट सालों में एफर्ट करा है उसका रिवॉर्ड भी इनको मिलेगा 2026 में। दे नीड टू अवॉइड बीइंग बर्न आउट, क्योंकि टू मेनी न्यू थिंग्स होंगी। ओके, टू मेनी न्यू बिगिनिंग्स होंगी, तो हो सकता है दे मे फील ओवरवेल्म्ड। ओके, they need to focus on sleep discipline, they need to meditate, okay, emotional release इमोशनल रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा नंबर 7 के लिए। एंड मिड ईयर के बाद
मनी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होगी. ओके, 2026 जो है वो नंबर 7 के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएगा. राइट. ओके, क्रिस्टल है कैट्स आई, टाइगर्स आई, ओके, एमीथिस्ट एंड लैपिस lazuli इन लोगों के लिए. राइट. तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन. प्रैक्टिस करनी होगी. नंबर 8. नंबर 8 के लिए ये साल थोड़ा सा टफ रहेगा. ओके, वैसे भी 1 और 8 काफी फ्रेंडली नंबर्स नहीं है. 8 होता है सैटर्न का नंबर, 1 है सन का नंबर. सन पापा, सैटर्न बच्चा. Yes, definitely. The year will want to give. But father has to give, no? exactly. But थोड़ा Saturn मेहनत लेना करवाएगा. नहीं चाहता, रिजिट होता है. सो नंबर 8 पीपल, उनको मैं बोलूंगी कि आप लोग कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वर्क ऑन द अपॉर्चुनिटीज. दे विल हैव टू डू हार्ड वर्क. जैसे दूसरे लोगों को एक्शन लेना है, फटाफट क्विक करना है और जल्दी जल्दी बस एक्शन लेते रहना है. नंबर 8 को काफी लंबा हार्ड वर्क करना होगा. दिस ईयर will be a major year of transformation for number 8. ये year हार्ड वर्क और डिसिप्लिन तो कराएगा ही कराएगा नंबर 8 से, बट जो लॉन्ग लास्टिंग रिवॉर्ड देगा वो नंबर 8 को, वो और किसी नंबर को नहीं देगा. ये भी बात पूरी है. सही. फादर है ना, राइट. ये नंबर 8 के लिए एक फुल्ली कार्मिक ईयर है. ओके, जिसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा आपके एक्शन के हिसाब से. जैसा मैंने बोला, चैलेंजेस आएंगे. ओके, नंबर 8 वाले लोग पहले ही समझ ले कि पेशेंस रखेंगे, परसिस्टेंस रखेंगे, तभी उनको रिवॉर्ड मिलेगा इस साल में. उनको अपने बिजनेस ग्रोथ होगी, जो लोग बिजनेस में हैं, बट उनको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, स्ट्रक्चर और एफर्ट को. उनको शॉर्टकट अवॉइड करने होंगे. स्टबनेस रिलेशनशिप में नहीं ला सकते वो इस साल. एंड समवेयर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी रिलेशनशिप में. नंबर 8 वाले लोगों को वैसी, क्योंकि कर्मा उनको हमेशा बहुत ही सिखाता रहता है हार्श लैंग्वेज का यूज ना करें, वरना वो स्टक हो जाएंगे और रिजल्ट नहीं देखेंगे इस साल. रिकग्निशन मिलेगी एथिकल और कंसिस्टेंट वर्क से उन लोगों के लिए. न्यू बिगनिंग है फॉर श्योर. ओके, बट इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले वो इस साल. कोई भी सिचुएशन आ जाए, इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले. उन्हें अपना एंगर कंट्रोल करना होगा और क्रिब ना करें. क्रिप करने से पता है क्या होगा, उनकी वाइब्रेशंस बिगड़ जाएंगी. और थोड़ा सा वो कोशिश करे कि दूसरों की को भी सुने वो इस साल. पावर स्ट्रगल अवॉइड करे इस साल टोटली. जो कार्मा है वो फेयरनेस को रिवॉर्ड देगा ही देगा. ठीक है, तो उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है. जो स्टूडेंट्स है उनको रिजल्ट सिर्फ मिलेगा डिसिप्लिन एफर्ट से. सिर्फ ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट डिसिप्लिन, एक बैलेंस बना के रखना, वो जरूरी होगा स्टूडेंट्स के लिए भी. ये साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवेंचुअल रिजल्ट्स लेके आएगा. ओके, नंबर 8 वाले लोगों के लिए मैं बोलूंगी टेस्ट तो होंगे इस साल, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, बिग रिवॉर्ड्स उस टेस्ट के बाद मिलेंगे उन्हें. सो नंबर 8 वाले लोगों को पहली लो नहीं फील करना है. उन्हें पता है कि क्या चीज अवॉइड करनी है और किधर एफर्ट मारना है. तो इस हिसाब से वो साल को प्लान करके चले ना, स्ट्रैटेजिकली. सो जो क्रिस्टल्स है वो इनके लिए होंगे ब्लैक टूरमैलिन, टाइगर्स आई, पायराइट will be very beneficial for them.
smoky chords and hematite. Good. All the best to all the number 8. You rock. And then we come to number 9. The last number, Yes. which is number 9. Number 9 होते हैं लोग जो born होते हैं 9th, 18th and 27th of any month. ये होते हैं मार्स, मंगल के नाम. ठीक है. अब है क्या चीज, ये है नंबर 1 साल. ठीक है. नंबर जो आ रहा है 2026. ओके. एंड दोनों जो है मार्स और सन दोनों ही फायर एलिमेंट है. सो हो सकता है कि नंबर 9 वाले लोग थोड़े से एग्रेसिव हो जाए, तो उन्हें अपने एग्रेशन में कंट्रोल रखना होगा. ठीक है. दूसरी चीज के बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज आएंगे उनके पास, न्यू बिजनेस आइडियाज भी आएंगे. फ्यू ऑफ नंबर 9 पीपल नया बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे. सिर्फ अपने करंट बिजनेस में प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिलेंगे, नए आइडियाज पे भी वर्क करेंगे. ठीक है. बस उन्हें एक चीज नहीं करनी है, वो है कि उन्हें इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, वो अवॉइड करेंगे. और रेजिस्टेंस टू चेंज वो अवॉइड करेंगे. ये 2 चीजें उन्हें फोकस करना होगा. सिर्फ इस 1 साल के रिजल्ट पे नहीं, उन्हें फोकस करना होगा लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स पे जो उन्हें चाहिए है. तो उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और नेटवर्किंग भी उनके लिए इस साल काफी इम्पोर्टेंट रहेगी. नंबर 9 वाले लोगों को लेट गो करना होगा ओल्ड बैगेजेस को, ओल्ड ब्लॉकेजेस को, एंड मैं बोलूंगी ओल्ड क्लोज चैप्टर्स जो उनको उनकी लाइफ में अब सर्व नहीं कर रहे हैं, भूल जाओ, लेट गो करो. कई बार होता है कि हम होल्ड करके बैठते हैं चीजों को. सो इन लोगों को जब भी इन्वेस्ट करेंगे इस साल, उनको लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो चाहिए उस पे फोकस करना है और प्लानिंग करनी है. जैसा मैंने बोला, रिस्क नहीं लेंगे ये भी शेयर मार्केट में. ओके. एंड स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं शेयर मार्केट, तो वो रिस्क नहीं लेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करनी होगी, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी होगी नंबर 9 को. इनको अपनी जो एनर्जी है ना वो चैनलाइज करनी होगी कंस्ट्रक्टिव चीजों में, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. ठीक है. एग्रेशन रहेगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होगी नंबर 9 लोगों के लिए, तो वो उस एनर्जी को वो कंस्ट्रक्टिव चीजों में चैनलाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा उनको रिजल्ट मिलने वाला है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो लोग बैठ रहे हैं उसमें उन्हें परसिस्टेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. सिर्फ शायद स्टडी या लक साथ ना दे, उससे ज्यादा उन्हें जरूरत पड़ेगी इस साल में. इन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा फोरसाइटेडनेस, कि वो आगे का देखे, आगे की ग्रोथ के बारे में सोचे और उसके हिसाब से एक्शन ले. ओके. एंड लास्ट है इनको स्ट्रेस मैनेज करना. नंबर 9 वाले लोगों को हो सकता है कि स्ट्रेस हो जाए, वहां पे अटेंशन देनी होगी, क्योंकि जैसा मैंने बोला बहुत एक्सेसिव एनर्जी होगी, वो उन्हें बैलेंस करनी पड़ेगी. अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूं तो रेड जैस्पर ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी के लिए है. ठीक है. उन्हें हेल्प करेगा. कार्लिनियन है उनके करियर और एनर्जी या फिर क्रिएटिव चीज में हेल्प करेगा. क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज, another 2 crystals which will help number 9 in this year. Good. So, yeah, एक जो मैंने मतलब इन माइंड साइंस में समझा है 9 नंबर्स में, पेशेंस, डिसिप्लिन, इंटेंशंस, एक्शन. इंटेंशन हो ना हो, एक्शन जरूर रखना इस साल. तो ये तो हो गए बर्थ नंबर की, बट देन सिर्फ बर्थ नंबर तो नहीं होते. नहीं. सो देखो, जब भी आप किसी प्रिडिक्शन में जा रहे होते हो, ओके, न्यूमरोलॉजी में, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में भी चार्ट देखते हो, सारे प्लैनेट्स देखते हो, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो ये जो प्रिडिक्शन थी वो एक ओवरऑल प्रिडिक्शन थी, एक जेनरिक प्रिडिक्शन थी फॉर ईयर नंबर 1 एज पर डिफरेंट बर्थ नंबर्स. अब जब हमारा जो ईयर का सम टोटल होगा ना, वो इसका प्लस जो हमारा पर्सनल ईयर चल रहा है उसके कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होगा. सो मैं बोलूं, आई वुड हाईली रिकमेंड
कि क्योंकि ये नंबर 1 ईयर है और ये टोन सेट करता है अगले 9 सालों के लिए, और आप इस साल में जो जो एक्शन लोगे आपको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलता रहेगा। आप गाइडेंस है, साल के शुरू होते या साल के शुरू होने से पहले एक कंप्लीट, चाहे टैरो गाइडेंस लो, चाहे न्यूमरोलॉजी लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी लो, आप एक गाइडेंस लो सो दैट आपको पता है कि किस डायरेक्शन में स्टेप लेना चाहिए। अब जैसे कि ये एक बर्थ नंबर के हिसाब से था, अब पर्सनल ईयर क्या हो गया? योर डेट ऑफ बर्थ इज 11th March 19. 11 मार्च, राइट? सो 11 प्लस 3, राइट? आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ में हम करंट ईयर ऐड करेंगे, हाँ. वो निकलेगा पर्सनल ईयर। Right. सो ये दोनों चीजें इफेक्ट करेंगे आपकी लाइफ को, आपका पर्सनल ईयर भी और जो ओवरऑल ईयर है उसकी एनर्जीज भी। सो एक बारी एक पर्सनल गाइडेंस सेशन मैं जरूर रेकमेंड करूंगी लोगों को कि जिससे भी हो, जिस भी ओकल्ट साइंसेस में हो, जरूर ले कि उन्हें डायरेक्शन मिले। I'm going to give your Insta handle and your YouTube handle. Absolutely. Thank So you people so can much. touch base with you. Right. तो एक इसके बाद मतलब this has been all serious conversation, but then हमारी USP, हमारा rapid fire भी है. हाँ, ये मैं वैसे काफी उसमें देख रही हूँ। हाँ. This is very carefully curated. So these are small business owners whose product is there, and it's a medium for them also to be seen, to be known, and people get to know about them. Today's Hustle Bustle Hamper is sponsored by INSEA, your ultimate destination for fashion accessories. We evolve ancient healing, modern living, rooted in nature. Discover your journeys, boutique travel experiences. Midas Touch Unisex Salon, premium choice for your hair and beauty. Saspo Ventures, spices of celebrations. So let's head over to the rapid fire, past and inquisitive. Okay. Are you ready? Yeah. Okay. Your life as a movie. My life as a movie, I can't define my life as a movie. ऐसी कोई movie बनी नहीं है, ठीक है? My life is not a drama. It is not a romantic movie. It is not an action movie. It is not a comedy movie. It is not an adventurous movie. But I would say it is slice of life. Nice. One Bollywood character whose vibe matches yours. Again, matches my vibe. Okay, at different phases of life, I would say I could think कि अच्छा ये Bollywood character है. Like there was a point of time I could think कि वो जो जब वी मेट की गीत है, the first half वाला phase, उससे मेरी vibe match कर रही है. Then there is का of the Kaki movie जहाँ पे वो बिल्कुल focus, goal oriented है. There was a phase of life जहाँ वहाँ मेरी vibe match करती थी. And then Queen movie का जो character है, where introspection and self strength realization. So movie character तो नहीं है Bollywood, but एक song जरूर है जो मेरी I think whatever phase of life I would have gone through, वो song जरूर match करता है, और वो है एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा हर एक मैं पूरी करा. That song, that is something I think matches my vibe. Nice, nice. So, is that the song that you play all the time? No. For clarity, then what is the song? No. For clarity, the song that I play, it's actually not a song, it's a frequency. Okay, I use 432 hertz or 888 hertz frequency whenever I need any kind of clarity. Right. Okay. So, one tarot card that describes your current phase. A tarot card that describes me is the Hierophant card, but the current phase is the Magician card. Okay. Because I am manifesting a lot of things in my life. One question clients ask that makes you laugh every time. One question. Apart from the one EMI. Actually, वही एक question है जो मेरे को हर बारी है. Discount is another question. Okay. कि हमें मैम डिस्काउंट मिल सकता है. So you're not a chai or coffee person. What is your intention like? Okay, I am not a chai or coffee person. I am a warm water with ginger person and a honey lemon water person. Right. Mountains or beaches? Beaches. Definitely beaches. Beaches. Oh, I'm a mountain person.
Beaches, because of this, I think sea and the sea salt water really and regenerates me. Since I was a kid, I've never, most of my holidays is only beaches. My husband is also tired of beaches. one friend who you can call out on nonsense instantly. देखो वैसे तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत जो अंदर होता है वो मेरे मुंह पे दिख ही जाता है मेरे सारे आजू बाजू के लोगों को, बट दे आर वन और टू पीपल जिनको शायद मेरे आवाज से ही, फोन में आवाज से भी पता लग जाएगा, सिर्फ एक हेलो से भी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिवानी, और दूसरा मेरे हस्बैंड है। इन दोनों को मतलब मेरे से ही पता लग जाता है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है। If Tarot had a background soundtrack, which song would play? जहाँ तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है। Oh, that's perfect. सब खबर पड़ जाती है. Yes, totally. So that was an interesting session. I learned a lot and definitely looking forward to 2026. But before you go, any ritual that you would like to tell all the people who are watching us and listening to us that they should follow before they enter 2026? Okay. So see, 2026 is a start of a new chapter. Okay. And whenever we are starting a new chapter, it is better if we start with a clean slate. I would say कि आप decluttering करो. Okay. फिजिकल decluttering भी करो अपने होम के आसपास, ऑफिसेस की, एंड मेंटल decluttering, इमोशनल decluttering भी करिए. Okay. Whatever you don't need physically, okay, give it to the needy. It will give you some good karmas as well. Okay. Second thing है, आप karmic baggage check कराइए. Get your karmic baggage release done. Okay. And the third thing is release old low vibrations. Okay. क्योंकि 2026 आपको बहुत सारी चीजें देने के लिए तैयार है, बट अगर आपकी वाइब्रेशन लो रहेगी तो वो आप तक आ ही नहीं पाएगा. So you need to uplift your vibration, and I think doing these three things you will be in a perfect mind space and mindset, because 2026 will give a lot of new things to a lot of few people. आपको सिर्फ साइंस को ना रिकॉग्नाइज करना होगा. Okay, so this is what my suggestion would be. And बाकी अपने पे भरोसा रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो, और अपने काम पे भरोसा रखो. This year will be good for a lot of people. I'm glad you started this. Thank you. And इसी के साथ I will end. Thank you so much for coming here. Thank you.